नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। भारत और पाकिस्तान में किसी भी वक्त युद्ध का आगाज हो सकता है, युद्ध की रणभेरी बज सकती है। भारत ने इसके लिए तैयारी काफी तेज कर दी है। कल यानी कि 7 मई को देश के 295 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। यह मॉक ड्रिल किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए की जा रही है। मतलब अगर युद्ध हुआ तो आम लोग कैसे अपना बचाव करें, इसकी एक्सरसाइज की जाएगी। भारत में मॉक ड्रिल की तैयारियों के डर से ही शहबाज सरकार और मुनीर की आर्मी की हालत पस्त है। यह देख करके हम कितने तैयार हैं हर हालात से निपटने के लिए। पाकिस्तान जो है वो ये सब सोचकर बहुत ज्यादा खौफ में है, दहशत और टेंशन में है। इस बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान में आर्मी की बगावत की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ जनरल मुनीर भीतर घात में जुट गए हैं। हमने आपको याद हो लगातार बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। इसी डर से शहबाज शरीफ ने मलेशिया का दौरा रद्द कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो मैं मलेशिया जाऊं और जब लौट के आऊं तो मरियम नवाज पीएम बनी हो। ऐसे में सवाल है कि भारत की मॉक ड्रिल से डरा पाकिस्तान आखिर जंग में कितने दिन टिकेगा। आपके ही चैनल जी न्यूज ने आपको बताया था कि केवल 4 दिन का बारूद है उसके पास। क्या युद्ध से पहले ही पाकिस्तान मनोवैज्ञानिक स्तर पर सरेंडर कर चुका है, 1971 की तरह घुटने पर आ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आतंकवाद को पनाह देने से पहले पाकिस्तान ने क्यों नहीं सोचा कि एक दिन जंग होकर रहेगी, बेगुनाह भारतीयों की मौत का बदला पाकिस्तान से जरूर लेगा हिंदुस्तान। तो आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। तो माना यह जा रहा है कि ये मॉक ड्रिल जो है वो एक तरीके से ऐलान होगा युद्ध का, और मुमकिन है कि 12 घंटे में युद्ध का ऐलान हो जाए, ऐसा माना जा रहा है। मामला गंभीर है, संवेदनशील है। तो वैसे ही गंभीर और संवेदनशील मेहमान हमेशा की तरह आज ताल ठोक के पैनल में आए हुए हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी आज हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर। नवीन भटनागर पूर्व डीजी एनडीआरएफ के यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू साब रक्षा विशेषज्ञ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और राजनीतिक विश्लेषक कपिल कुमार यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी से। शाजिया इल्मी, ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि 12 घंटे में युद्ध का ऐलान हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरे देश में मॉक ड्रिल है उसे लेकर के ये अटकलें तेज हो गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप देश की जनता से इस मौके पर? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मॉक ड्रिल का मतलब पूरी तरह से एक्चुअल टर्म्स में कोई ऐलान है, लेकिन ये ज़रूर है कि ना सिर्फ हमारी सतर्कता और हमारी तैयारी हर एक लेवल पर, ना सिर्फ नौसेना या थल सेना के लेवल पर, बल्कि बाकायदा घर घर में सिविलियंस की तरफ से भी पूरी तैयारी है। तो एक तक सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से एक अलर्ट है, एक इस तरह का माहौल है। और जाहिर सी बात है, हम सब लोग ने देखा भी है किस तरह से भारत की सरकार ने फौरी तौर पर क्या क्या कदम उठाए हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ते भी जिस तरह से भी हालात पैदा हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए ना सिर्फ हमारी सेना, ना सिर्फ हमारी सुरक्षा बल, ना सिर्फ हमारे सीमा के इलाकों में लोग, बल्कि पूरी तरह से आम जनता भी किस तरह से तैयार रहे और जो कुछ भी हो उसके लिए पूरी तरह से उसकी भी एक्सरसाइज और ड्रिल, उसके बारे में पूरी जानकारी हो, जो कि ज़रूरी है इमरजेंसी के तौर पर, ये भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है हर एक लेवल पर, आर्मी हो या सिविलियन हो, गवर्नमेंट हो या एजेंसी हो या मिलिट्री हो या नॉन मिलिट्री हो, हर एक तरीके से काइनेटिक हो, नॉन काइनेटिक हो, हर एक मेजर्स के लिए पूरी तरह से देश का प्रत्येक वासी तैयार है, तैयार रहेगा। और अगर तैयार नहीं है तो जो कुछ भी जानकारी उसके लिए ज़रूरी है वो सब उसको मिलेगी और लगातार ये हमारा काम जारी रहेगा।
ठीक है शाजिया, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर हैं जो कि फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ एमएचए के। भटनागर सर, मैं भी जब बाहर से अंदर आ रहा था तो किसी ने पूछा कि आज किस विषय पर डिबेट है, तो मैंने कहा ये जो कल हम पूरे देश में मॉक ड्रिल कर रहे हैं इस पर डिबेट है, भारत पाकिस्तान पर डिबेट है। तो सवाल आया कि भाई मॉक ड्रिल तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, डिज़ास्टर तो वहाँ होने वाला है, हम क्यों मॉक ड्रिल कर रहे हैं? तो मैंने कहा आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ। जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जब दो देशों के बीच में जब खटपट होती है या आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है या हॉट टॉक्स होती हैं, जैसा कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो इसमें चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और हो सकता है कि इसमें जो है वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए। अभी वैसे जिस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो होशियार आदमी वही होता है जो आने वाले खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी करे। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर 140-45 करोड़ की आबादी है। अब आप बताइए, अगर हम लोग तैयार नहीं होंगे तो दुश्मन देश का एक भी बम या मिसाइल जो गिरेगी हमारे ऊपर, उससे जो डैमेज होगा, उससे बचने के लिए क्या क्या हमें कार्रवाई करनी है, इसके ऊपर इसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। अगर हम ये मॉक ड्रिल करेंगे तो हम अपने जान माल को बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए माल को नहीं भी बचा पाए, जान तो बचा लेंगे। मुझे याद है 71 वॉर में मैं एमए कर रहा था इकोनॉमिक्स में, उस दौरान ये हादसा हुआ था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई। तब हमें ये सिविल डिफेंस की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी, मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिसका नतीजा है कि हमने जो है वो उस टाइम में हमें जो जानकारी मिली वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो उसके अंदर अब मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बम गिर जाता है, तो उसमें लोगों को जो चोट लगेगी, जो सिर फूट सकते हैं, जो चोट लगेगी हाथ पैर की हड्डी टूट सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? अगर हम उसको रोक लेंगे तो हम जान बचा सकते हैं। ठीक है, किसी को शॉक हो गया, शॉक में हार्ट फेल हो गया, हम सीपीआर दे दिया तो वो उससे जान बचा लेंगे उसकी। मान लीजिए अब हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसमें लोगों को पता नहीं होगा, तो जब एकदम बिल्डिंग से लोग भाग दौड़ करेंगे क्योंकि लिफ्ट चलेगी नहीं, तो वो नीचे आएंगे, स्टैम्पेड होगा, स्टैम्पेड में कितनी डेथ होगी, लोग गैस को खुद। ठीक है, मैं समझ गया, मैं भटनागर जी समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। मैं इस वक्त रुख करूंगा दीपक वोरा साहब का। दीपक वोरा जी, भटनागर सर ने बड़े अच्छे से समझाया कि हम मॉक ड्रिल क्यों करते हैं। 3 जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान के साथ, आज तक तो ये नौबत आई नहीं कि उसका कोई बम या मिसाइल हमारी आवाम पर, हमारे लोगों पर गिरे। क्या वाकई में युद्ध की जरूरत है पाकिस्तान से, या उससे पहले ही उसके अकल ठिकाने लगा सकते हैं हम? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रश्न बहुत अहम होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके प्रोग्राम पर होता हूँ, बिकॉज यू आर द बेस्ट। अभी डीआईजी साहब जो बता रहे थे, एंटायरली ट्रू। जब 71 की लड़ाई में मैं भी सर बस कॉलेज में था, और हम लोग भी जो जिस कॉलेज में रहता था, हम लोग भी ड्रिल्स करते थे। इनको मॉक ड्रिल कहते हैं, पता नहीं क्यों ड्रिल करते थे, और हमें सिखाया जाता था कि अगर हमला होगा तो क्या हो, सायरन भी चलते थे एट्सेट्रा। घरों की शीशों पे हम अखबार लगा देते थे, रोशनी बाहर ना जाए, टॉर्च रखते थे, मोमबत्तियाँ रखते थे। अब एक चीज़ है सर, अंग्रेज़ी की कहावत है, हिंदी में उसका तर्जुमा आप कर दीजिएगा, इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर देन प्रिपेयर टू फेल। अगर आप तैयारी करने में हार जाते हैं तो फिर आप तैयार हो जाओ हारने के लिए। हारने के लिए यही हम कर रहे हैं। और अब एक चीज़ और बता देता हूं सर, अभी तक हमने जंग की बात नहीं की है, ना कोई जंग ऐलान किया है। कुछ देर के बाद अगर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, सुनेंगे क्या कहते हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, पाकिस्तानी मेहमान भी हमारे प्रोग्राम में, उनसे एक सादर निवेदन है कि आप खालिस्तान भाई और नागा भाई। दीपक वोरा सर, पाकिस्तान से हमारे साथ कोई नहीं है सर, पाकिस्तानी जो है इंडिया में बैन हो चुके हैं। अच्छा, अगर अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने, तो पूरा देश बैन कर दीजिए। तो मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि आज जो मेरे पास खबर आई है सर, और ये करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखें, पाकिस्तानी बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कई किलोमीटर की, लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, ये पहला साइन होता है पैनिक का, घबराहट का, कि पैसा निकालो, बैंक में रहा तो पता नहीं क्या होगा।
दूसरी चीज सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ा है। ये रेजोल्यूशन इन्होंने रखा था पाकिस्तान ने कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 15 सदस्य हैं, 10 टेम्पररी हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है, वो भारत की निंदा करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला अच्छा ये बताओ लश्कर क्या कर रहा है आपके देश में, ये हम अब उसको तो हमने डेजिग्नेट किया एज अ टेररिस्ट, वो हाफिज सईद क्या कर रहा है वहाँ पे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या कर रहा है। और पाकिस्तान का राजदूत साहब, मैं तो देख रहा था, मैं तो काम कर चुका हूँ उस संस्था में, उसको लगता था सर उसको बार बार बाथरूम भागने की ज़रूरत पड़ रही थी। कल तक उसको बर्खास्त कर देंगे क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया था पाकिस्तान की छवि को संभालने के लिए। चीन ने भी कुछ मुंह नहीं खोला। आज सर सुन लीजिए, चीन की जो करेंसी है ना सर, वो भी गिरनी शुरू हो गई है। तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या है कि चीन अपनी करेंसी को बचाए या इस नापाक देश की मदद करे। सो मेरा फीलिंग है हम लोगों ने इसकी चाणक्य नीति में हमने साम का प्रयोग किया है, सारे देशों को परसुएट किया, दान का प्रयोग कर लिया है, भेद जा चुके हैं, फौज उसकी टूट जाएगी, अब दंड बचा है और दंड टाइगर लोग जल्दी आएगा। फाइनली जानी जब हम मारेंगे बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। यू आर नोन फॉर दिस अंदाज दीपक वोरा जी। मैं आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं, कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, अच्छी बात है कि दुश्मन के बम और मिसाइल से बचने की ट्रेनिंग देने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन उन दुश्मनों के इरादों से बचने के लिए कैसे मॉक ड्रिल की जाए जो रहते इस देश में हैं, बजाते पाकिस्तान की हैं, जो आस्तीन में सांप की तरह रहते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। देखिए, मुझे लगता है कि 11 साल से मोदी जी की सरकार है और अगर पाकिस्तान के आस्तीन के सांप यहाँ पर हैं तो उनको कुचल दिया जाना चाहिए था। अभी तक क्यों है वो मुझे नहीं समझ आया है। लेकिन आस्तीन के सांप को कौन पहचानेगा और कौन करेगा, ये काम तो सरकार का है। तो मुझे लगता है तो बीजेपी के प्रवक्ता बेहतर बता सकती हैं कि उनको कैसे कुचला जाएगा। हम पूरी तरह साथ हैं, उनको भी कुचला जाना आपका सुझाव उन्हीं तक प्रेषित करना चाहता हूं मैं। जरूर, हम तो पूरी तरह से कह रहे हैं कि जो भी शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है, अंदर भी लगाइए, बाहर भी लगाइए, और जिस तरह से भी जियो पॉलिटिक्स हो सके उसको भी संभालिए। क्योंकि अभी तक चाइना ने ओपनली कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। टर्की जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मदद करने के मूड में है। और अगर इस तरह से अजरबैजान और तमाम लोग अगर साथ आ रहे हैं तो उस एंगल से जियो पॉलिटिकली भी क्या क्या होना चाहिए ये दीपक वोरा जी बेहतर बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि कल मॉक ड्रिल है, और मॉक ड्रिल है तो कुछ ना कुछ सीरियस सरकार करने जा रही है। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी चाहती है कि केवल आप ट्विटर बंद कर दें और फेसबुक बंद कर दें और उसका अकाउंट और इसका अकाउंट बंद कर दें, उससे जनता इस बार संतुष्ट होने वाली नहीं है। ठीक बात है। इस बार कहीं ना कहीं निर्णायक होना चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते। ठीक है। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू जी, जिस तरीके से आलोक शर्मा ने कहा कि ट्विटर अकाउंट्स बंद कर देने से, इंस्टा अकाउंट बंद कर देने से, यूट्यूब अकाउंट्स बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूं कि ये भी एक मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही है और भारत का ये कदम उस मोर्चे पर बिल्कुल सटीक है। बहरहाल गला काट भी होना चाहिए। पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो ISI है, जो वहाँ की हुकूमत है, सीधे उस पर भी हमला होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत, जाहिर सी बात है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी दुनिया भारत के साथ है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर चीन पाकिस्तान का साथ देता है, टर्की पाकिस्तान का साथ देता है, और जैसा कि आलोक शर्मा आशंका जाहिर कर रहे हैं अजरबैजान साथ आ सकता है, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? देखिए, ये कहना कि चीन, टर्की, अजरबैजान एक एक कंट्री को, देश को अलग अलग लेते हैं। चीन की अपनी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और साउथ चाइना सी में वो एक्चुअली मुसीबत में है। और आपने देखा होगा जापानीज डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए थे और साउथ चाइना सी में जापान, फिलिपाइन, मलेशिया ऐसे देशों का जो है काफ़ी देर से झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ। दूसरा, चाइना का अपना फ्लैंक जो है, पैसिफिक फ्लैंक जो है उसका, ताइवान,
वो भी बहुत एक्टिव है। और इन हालात में चाइना किस हद तक पाकिस्तान की मदद कर सकता है, मुझे लगता है ये ज़्यादा इसमें हमें ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चाइना क्या कर सकता है हमारे बरखिलाफ, वो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर 5-6 जो ईस्टर्न लद्दाख है या अरुणाचल में गलवान वगैरह, उस एरिया को थोड़ा एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन हमने चाइना बॉर्डर से एक भी फौजी हटाया नहीं है, वो वैसे का वैसा ही है वहाँ पर। वो चाइना ने जो डिप्लॉयमेंट करी थी, हमने मिरर डिप्लॉयमेंट करी थी, और चाइना जो भी कर सकता है वहाँ पर वो कंटेन हो जाएगा। जहाँ तक चाइनीज ट्रुप्स आने की बात है पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, न चाइना ऐसा करेगा। पहली बात। जहाँ तक तुर्की और अजरबैजान को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिकॉज वो बहुत दूर है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हज़ारों किलोमीटर वो इंटरवेंशन कर सकते हैं। तुर्की ने अपना जहाज़ इसलिए वहाँ भेजा है क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में ही तुर्की और पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया को साइड लाइन करना चाहते हैं सुन्नी पावर गेम में, तो वो उसलिए वहाँ आया है। लेकिन तुर्की क्या कर सकता है, क्योंकि कोई भी देश नेटो का, और आपको मालूम है नेटो का देश है तुर्की, अगर नेटो का कोई भी देश हमारे बरखिलाफ काम करेगा तो वेस्टर्न नेशंस उनके बरखिलाफ काम करना पड़ेगा, और तुर्की के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ जब युद्ध होता है उस स्तर पर, खासकर इंडिया के साथ जहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, इकॉनमी अच्छा कर रही है, दुनिया भर के लोग हम पर डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है ये सब अटकने हैं, शोबाजी है, इसका भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक विषय पर और आना चाहता हूँ। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध कब ऐलान करेगा, क्या युद्ध करेगा। देखिए, भारत युद्ध नहीं करेगा, लेकिन हम पर जो युद्ध 35 साल से चल रहा है कश्मीर के अंदर, उसका जवाब देगा। और जब भारत जवाब देगा, फिर पाकिस्तान के हाथ में वो युद्ध करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और जब युद्ध करेगा, फिर उसको मार ऐसी पड़ेगी कि वो समझ में नहीं आएगा उसको कहाँ, बल्कि वो टूट जाएगा। मैं तो बिल्कुल इसमें स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हिमाकत की कि वो युद्ध करेगा हमारे साथ, तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो हमारे पास 35 साल से थोपा गया है। हम रिटेलिएशन कर रहे हैं जो पहलगाम में हुआ, और वो रिटेलिएशन मैंने पहले भी बताया है, बालाकोट मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान का कुछ बचता है और वो युद्ध शुरू करना चाहते हैं, दे आर वेलकम, हम तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया तेज टिक्कू जी आपने। अब मैं शाजिया इल्मी के पास जाऊंगा आलोक शर्मा जी का सवाल लेकर। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं गया, मैं नहीं चाहता था कि डिबेट में लड़ाई झगड़ा हो। मैं चाहता हूं लड़ाई हो तो सिर्फ पाकिस्तान से हो, आपस में हम न लड़ें, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन का मुद्दा है, हम आपस में एक साथ हैं। शाजिया, हालांकि आलोक शर्मा ने सवाल उठाया कि भाई पाकिस्तान से ज़्यादा ऐसे लोग जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो हिंदुस्तान में आके ऐसे 11 साल से मोदी जी की सरकार है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेने में देर इसीलिए हो रही है क्योंकि इस समस्या को अब जड़ से खत्म करना है? न केवल हमला पाकिस्तान पर करना है, बल्कि उन लोगों पर भी करना है जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, जो खाते हिंदुस्तान की हैं बजाते पाकिस्तान की हैं। कुछ ऐसा ही मुजाहरा हमने अभी भी देखा जब अजय जी ने अपनी बात को रखा, और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उन्होंने ये तो बताया कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और उन्हें तुर्की का जिक्र किया जो ओपनली सपोर्ट में आया है, और अज़रबैजान तो दूर की कौड़ी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अज़रबैजान इसमें शामिल होगा या शिरकत करने की उसमें इस तरह की योग्यता है या फिर उसकी इच्छा शक्ति है। लेकिन उससे हटकर अगर हमारे भाई कांग्रेस के जो हैं, काश उन्होंने ये बताया होता कि भारत की क्या माइट है, क्या उसके अलायंसेस हैं, चाहे वो अरब लीग के साथ हो या यूनाइटेड नेशंस में उसका जो बाकायदा उसका जो एक रुतबा है, या फिर जितने भी चाहे हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हो, या हमारा यूएस का खुला सपोर्ट हो, या फिर इजराइल का, या फिर ब्राज़ील के साथ, या जापान के साथ, या जो भी हमारे आसियान में हमारी अपनी जगह है, तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो हमारे पूरे दुनिया भर में हैं और जो हमारी बाकायदा जिसको ऊपर रखा है, काश उन्होंने इसका जिक्र भी किया होता। ऐसे मौके पर आपके पास आपके इस पैनल में इस वक्त कोई पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि पाकिस्तान की बात रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल थे। काश उन्होंने भारत की बात रखी होती तो मुझे कमी जो कोई महसूस करता पाकिस्तान के किसी पैनलिस्ट की, वो कमी महसूस होने नहीं दी।
उन्होंने महसूस नहीं होने दी। उन्होंने बल्कि इस बार भी आप देखिए कि बजाय ये कि पाकिस्तान ने किया जो कुछ किया है और उस पूरी टाइमलाइन पर जो भी रहा है हमारा ऐतिहासिक तौर पर उस पर उसका भी जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान की मदद हो सकती है और इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया ट्विटर के अकाउंट बंद कर देगा, ये कर देगा। तो अब ये बहुत अफसोस की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया से ये बात में कहना कि ये दे रहे घर के आपस के जो हमारे रिश्ते हैं भाई, वो तो हमारे घर के रिश्ते हैं ना, उसमें खटास हो सकती है, तलखी हो सकती है इलेक्शंस के दौर पर, लेकिन ये ऐसा मौका, ऐसा नाजुक और संवेदनशील मौका जब हम लोग को बिल्कुल पूरी तरह से एक साथ होकर पूरी दुनिया के सामने अपनी सॉलिडारिटी दिखानी है और अपनी एकजुटता दिखानी है, ऐसे मौके पर हमारी वीकनेस क्या है ये जिक्र करेंगे अजय भाई। ये मैं आप पर्सनली भी कहना चाह रही हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने देश की तरफ से कि बहुत ही अफसोसनाक है ये। अमन जी बीजेपी के ना, बीजेपी को पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। जो आदमी सही बात करे सब पाकिस्तानी, मतलब गजब इनका वो हो गया है। मैंने क्या कहा कि जियोपॉलिटिकली जिस तरह से कई देशों ने उनके समर्थन में सामने आए हैं, हमें जियोपॉलिटिकली अपने एफर्ट्स करने चाहिए, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने सारे फेलियर्स को छुपाने के लिए बस पाकिस्तान 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 करते रहते सारे लोग। ये मैंने जियोपॉलिटिक्स वर्ड भी यूज किया। आपने बड़ी अच्छी बात है आलोक शर्मा जी। क्या स्टेप नहीं सुनिए, रुकिए शाजिया। अजय भाई कहाँ रह रहे हैं आप? बिल्कुल किस दुनिया में रह रहे भाई आप? अरे भाई, एक तो पहली बात ये मुझे लगता है कि इनको ना तो किसी के नाम पता है और ये लोग केवल पाकिस्तान को कोस के। अरे भाई मैं यहीं रह रहा हूँ नई दिल्ली में, आपको मिलना हो तो मिल लीजिएगा, मैं वापस आता हूँ। जियोपॉलिटिकली जो ऑफिस बंद कर दिया है क्या यार इंडिया, मैं शांत हो जाता हूँ भाई, खत्म हो जाने दीजिए। अरे नहीं आलोक जी को राहुल गांधी ने और सैम पिट्रोदा ने खुलवाया था टर्की में कांग्रेस का ऑफिस, वो आपने बंद कर दिया क्या? आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए। देखिए मुझे लगता है जो राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग जो आरएसएस के बीजेपी के 6 लोग बैठ जाते हैं, अरे तुम्हारी तरह पारिवारिक गुलाम नहीं है मैं इनसे कांग्रेस के। पूछना चाहता हूं कपिल जी अरे भाई देखिए कपिल आरएसएस वाले भारत के हैं। देश की आवाज है कपिल जी आरएसएस के आदमी में से कोई हो रहा है थोड़ी ना है। इंडिया पारिवारिक गुलाम है, 6 लोग बैठ जाते कपिल हैं, जी क्या कपिल करें? जी बताओ। कपिल भी जी देश की बात कर सही बात कोई रख ही नहीं ठीक है, पाता आपने है। अपनी बात करी। परस्त तो नहीं है भाई, चीन की गुलाम पाकिस्तान परस्त तो नहीं है भाई। ठीक है ठीक है अब आलोक जी को बोल। अरे तुम दबा नहीं सकते आज, ठीक समझ गए? है ठीक है। ये देश की आवाज है। अच्छा अरे कपिल जी शांत हो जाए, मैं आलोक जी को पूरा सुन लूं फिर आता हूं आपके पास। आलोक जी बोलिए। अरे नहीं ठीक है। देश नहीं दिखाई देता, अब ये मेरी मजबूरी है, कपिल जी मेरे साथ तो स्टूडियो में है, अब मैं स्टूडियो की बात नहीं मतलब क्या बोलते हैं? अच्छा नहीं ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। नहीं बाकी मेहमान भी हैं, बंद कर दिया ऑफिस कांग्रेस का। ठीक है, अपनी बारी पे सवाल पूछ लीजिएगा सर, अपनी बारी पे सवाल पूछ लीजिएगा। आलोक जी बोलिए। देखिए मैं अगर सवाल पूछने पे आऊंगा तो किसी के पास जवाब नहीं मिलेंगे। पूछ लो जवाब। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है मैं नहीं पूछना चाहता। मैं कपिल जी से नहीं पूछ रहा कि पुलवामा में कौन सी गाड़ी थी। एक भी राजनयिक जो बैठा है जवाब नहीं दे पाएगा यहाँ पर। 2 लाख मैं फिर कहूंगा मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ये उत्तेजना अपने घर रख के आया कीजिए। तुम भी जवाब देना चाह रहे हो। घर रख के आया कीजिए और बुद्धि को शांति। तुम तो बहुत बड़ा प्रवक्ता। अरे भाई बुद्धि को शांति दीजिए। अरे एक प्रावधान बता दो चीन से जो बुद्धि को शांति दीजिए कपिल जी। एक बता दो प्रावधान। बुद्धि को शांति दीजिए कपिल जी। जवाब है। अच्छा जब आपने सवाल पूछ लिया, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। हिम्मत है तो जवाब दो, टालो मत। एक प्रावधान बता दो यार। क्या अमन जी 5-5 लोग आप भाजपा के बैठा लेते हैं यार, क्या करते हैं? कहां से बिठा लेते हैं? कोई बात नहीं, अब इन्हीं को बोल तरफ पैसे लेके नहीं बैठता होगा कांग्रेस से, इन्हीं को बोल लेने देते हैं भाई। नहीं अरे जवाब रोज का इनका वो हो गया, 4-4-5 लोग हो जाते हैं, कमी रह जाती है तो आप लोग पाकिस्तान से अच्छा, हो रही थी और तुम ठीक है कपिल जी जी मैं 5 के बराबर। अरे भाई कांग्रेस के ऑफिस की बात किसने की थी कपिल जी? बिल्कुल मैंने की है। किसने शुरू की थी? आपने कौन बीच में चिल्लाया था? आपने टर्की का नाम लिया। इस उम्र में आके भी आप आपने इतने टर्की का नाम लिया, बदतमीजी करते हैं। शांत बैठिए। टर्की से कांग्रेस ने अपना ऑफिस हटाया नहीं हटाया। शांत बैठिए आप। शांत आप बैठिए। शांत बैठिए आप। तुम बैठो शांत। अच्छा आपने कपिल जी आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया। आलोक जी जवाब होगा तो देंगे और नहीं तो अपनी बात करेंगे। आलोक जी करिए।
देखिए, मैं फिर कहूंगा कि नाजुक दौर है, केवल ये स्टूडियोज में वॉर नहीं लड़ी जानी है। आर्मी हमारी तैयारी कर रही है, सरकार तैयारी कर रही है, हमारा पूरा समर्थन है, हर तरह से समर्थन है। हम तो जानना चाहते हैं मॉक ड्रिल की भी जो डिटेल्स हैं वो जनता तक आलोक जी, समर्थन आपका नहीं, आलोक हो जी, सके। आलोक जी, कांग्रेस के समर्थन का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जैसे जिम्मेदार प्रवक्ताओं की कांग्रेस में कमी है, आप जैसे जिम्मेदार नेताओं की कांग्रेस में कमी है? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि हम सरकार के साथ हैं, कुछ इस तरीके के पोस्ट एक्स पर किए गए, इस तरीके के, मैं दोहराना नहीं चाहता, इस तरीके के बयान दिए गए, स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया, इससे कांग्रेस की छवि कुछ इस तरीके की हुई है कि आपके सुर पाकिस्तान से मिलते हैं, या आप जो कहते हैं वो पाकिस्तान प्रमोट करता है सोशल मीडिया पर, इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान हुआ है? देखिए, मुझे लगता है उस चीज पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहिए। जब 26/11 हो रहा था तो मोदी जी वहां पर बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनकी प्रवक्ता जो है वो चूड़ियां लेकर बैठी थी। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर भी अगर कोई पोस्ट ऐसी थी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मैसेज पे क्वेश्चन मार्क था, वो पोस्ट भी हमने हटवाई। हमारी तरफ से हमेशा से संवेदनशीलता के साथ बात होगी। हमने कभी नहीं कहा कि एक के बदले 10 सर ले आइए और ये कर दीजिए और वो कर दीजिए। मैं अगर 20 स्टेटमेंट निकालूंगा बीजेपी की तो सबको बहुत दिक्कत होगी। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, और पूछा भी नहीं था, मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से कपिल जी किस तरह से कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज हो गया। कह रहे हैं अरे कि तुम जो कंफ्यूज करना है, अरे तुम कंफ्यूज हो, तुम व्यक्तिगत आक्षेप करोगे मैं तो फिर सुनो, कहूंगा। तुमसे ज्यादा बड़ा गुलाम कंफ्यूज कोई नहीं है। अरे क्या भाई, कंफ्यूजन है मेरा बताओ? तुम पे जवाब नहीं है तो तुम कहते हो मैं कंफ्यूज हूं। चीन से मुझे बताओ, चीन से तुम्हारी सकती है, जवाब तो क्या इतना सकती है? बीपी बढ़ा के कहां जाओगे भाई आप? दिनेश दो, इतना बीपी मत बढ़ाइए। तुम्हारे आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने, बॉर्डर पे सैनिक ही जाएंगे। आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे। गाली निकाली थी, ठीक है। क्या बात करते हो तुम? ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे, सेना ही जाएगी। ठीक है। सेना ही एक अच्छा शांतनु, एक बड़ी खबर आ रही है। तुम्हारा नेहरू परेड में बुलाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर, इतिहास पढ़ के आया करो। ठीक है, एक बड़ी खबर। अच्छा, कपिल जी, फराज किदवई साहब, जैसा दीपक वोरा कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की औकात जो है वो किसी पानी पिलाने वाले से या ड्राइवर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने और आपने बचपन से कहावत सुनी है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हालांकि वो दुश्मन हमारा 3 जंग हमसे हार चुका है और अब ताकत में हम उससे कहीं ज़्यादा हैं उन 3 जंगों के मुकाबले। आप कितना सही मानते हैं इस चीज़ को कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं, और ये मॉक ड्रिल जो कल होने वाली है ये इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण है? अनुराग जी, अभी जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था तो जैसे ही मैं गेट के अंदर आ रहा था, एक कुत्ता बहुत भौंकता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। अच्छा। ऐसा लगा कि बहुत अग्रेसिव हो रहा है बिल्कुल वो। हाँ। मैंने ऐसे घूम के देखा, दुम दबा करके भाग गया। अब बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वाह वाह वाह। देखिए, जब शुरुआत हुई हमारी डिबेट की, तो मैंने सोचा था कि आज की तारीख में हम लोग आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे, ना हम बीजेपी को कुछ बोलेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी हमको बोलेगी, सिर्फ देश की बात होगी। एक शेर के साथ मैं अपनी शुरुआत करूंगा अनुराग जी। आतंकिस्तान की नजर है ये शेर कि मेरी मौत भी जो आई तो बहार बनकर आई, मेरी मौत भी जो आई तो बहार बनकर आई, कि लचक लचक के टूटी मेरी शाख आशियाना। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही उनकी आशियाने की डाल को लचका लचका करके तोड़ेंगे। मुझे लगता है डाल नहीं, इस बार जड़ काटनी चाहिए सर। मुझे लगता है डाल तोड़ने की बात अब पुरानी हो गई, अब तो जड़ काटिए। लचक लचक के टूटी मेरी शाख आशियाना, पूरा पेड़ ही उसमें आ जाता है। खैर, देखिए, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि वो कभी हमसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता है, और इनकी हमेशा से एक थ्योरी रही, यहाँ पर बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं, कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये सबने सुना होगा जी। तो वही पाकिस्तान क्या पाकिस्तान तो नहीं कहना चाहिए, आतंकिस्तान क्या करता है कि तरह तरह के हमको घाव देने की कोशिश करता है। लेकिन एक हमको अफसोस है। अफसोस ये है, मैंने सोचा था कि मैं आज कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी नहीं करूंगा, लेकिन आलोक शर्मा जी ने जैसे ही स्टार्ट किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने फौरन आलोक शर्मा जी के ऊपर एक पाकिस्तान का तमगा चढ़ दिया। मैं सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं, कोई लड़ाई की बात नहीं सर। उन्होंने जड़ा नहीं, देखिए मजबूरी, वही मैंने आलोक जी से भी कहा कि मजबूरी ये है कि पाकिस्तान कांग्रेस के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करता है। दिक्कत उसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कभी रिटेलिएट नहीं किया कांग्रेस ने उस पर। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे लगता है इस देश का हर बच्चा पूछना चाहेगा कांग्रेस से बात कि भाई जब वहां के रक्षा मंत्री आपके एक्स के पोस्ट को रिट्वीट करते हैं तो आप उसको कंडम क्यों नहीं करते हैं? देखिए अनुराग जी, ये शायद इसलिए था वो सवाल। अनुराग जी सुनिए, देखिए 2013 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे,
तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि प्रॉब्लम बॉर्डर पर नहीं है, प्रॉब्लम भारत सरकार में है एंड भारत सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस टाइम के डॉन अपनी आर्काइव्स में मंगाइएगा और पढ़िएगा कि डॉन ने क्या लिखा था। तो आतंकिस्तान ट्वीट करे, यूट्यूब पर कुछ डाले, मतलब कुछ भी करे, उसका खात्मा तय है अगर हमने सोच लिया है तो। शाजिया बहन ने अभी फौरन आलोक शर्मा जी के ऊपर मैं अपने उस पर आया था। शाजिया बहन, ध्रुव सक्सेना कौन था जिसको मध्य प्रदेश, सुनिए आप सुनिए, बोल रहे सबसे पहले मैंने बात की थी भारत की। अरे सुनिए मैडम, अरे मैडम सुनिए तो ध्रुव सक्सेना, चुप करवाइए, ऐसे नहीं होता। अच्छा फराज साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। शाजिया, मैं इसके बाद आप ही से जवाब दूंगा। फराज साहब को बात पूरी कर, अगर ये गलत भी बोल रहे हैं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा बाद में अपनी बारी आने पर। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं फैक्ट के उनके मुताबिक अगर आप गलत बोल रहे हैं तो देखिए, ध्रुव सक्सेना जो था उसको मध्य प्रदेश एटीएस ने क्यों अरेस्ट किया था, और वो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसका मेंबर था, उसको क्यों अरेस्ट किया था। प्रदीप कुरलोरकर को पुणे की एटीएस ने, पुणे यूनिट ऑफ एटीएस, क्यों उसको अरेस्ट किया गया था, वो किससे संबंध रखता था, डीआरडीओ का क्या केस था। मैं इसलिए सारी चीजें नहीं बोले, भी हो सकता है कुछ ये लोग ये देख रहे हो। मेरी सिर्फ एक राय है, आप शिकायत भी ना समझिए, कि जब 2016 में जब पठानकोट हुआ था, उसके बाद में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं उनको कंप्लीटली सील किया जाएगा, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज होगी और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का वो किया जाएगा। 2018 वाज द डेडलाइन, उसको बढ़ा करके 2025 कर दी गई। हम कितने सीरियस हैं, हम कितने सिंसियर हैं। अक्सर बात होती है, कल हम एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने 9/11 का जिक्र किया, मुझे वहां पर तो उनको काउंटर करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, वहां पर 9/11 जब हुआ तो मैं मानता हूं अनुराग जी कि वहां पर यूएस की इंटेलिजेंस की कुछ ना कुछ फेलियर रही, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं अनुराग जी कि 9/11 के बाद क्या हुआ वहां पर, आपने कुछ सुना? तो हमने पठानकोट, एक साल लगे थे सर, अमेरिका ने 1 साल लिया आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, 1 साल, और हम अपनी सरकार से 1 महीने में ही सवाल पूछ रहे हैं, राफेल पे नींबू मिर्च लटका दे रहे हैं, नींबू मिर्च लटका दे रहे हैं। आप सुनिए, अब मेरा एक सवाल, फिर उसके बाद आप मुझे टाइम ना दिएगा, कि हमने उरी के बाद क्या सीखा, हमने पठानकोट के बाद क्या सीखा, हमने पुलवामा के बाद क्या सीखा। तो हमको इन सब से सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और मैं आश्वासन देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शाजिया, आपका जवाब, फिर रामकृपाल जी को लाता हूं। तो देखिए आलोक जी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की हमारी वीकनेस के साथ, और उनको बहुत इस बात की फिक्र है कि तुर्की जो है साथ दे रहा है पाकिस्तान का, और फिर सारे सवाल प्रधानमंत्री जी के लिए थे, इसलिए मैंने जवाब दिया। तो अब सुनिए, मैं खत्म करने दीजिए। अभी फराज जी ने बहुत रिसर्च की, ये भी कह रहे हैं फराज जी जो है दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जिक्र कर रहे हैं अपने आप में, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट स्ट्राइक्स हो, वो सब जवाब थे उन सारी चीज़ों का जिन्होंने आपने जो सवाल उठाए। हमने ये भी देखा 26/11 के बाद किस तरह की पॉलिसी पैरालिसिस थी, वो भी एक असलियत है, और हमने देखा किस तरह से भारत की बाकायदा के बाद क्या देखा था आपने, जिसको मस्कुलर पॉलिसी भी कहा जाता है। आप चुप रहिए, पार्लियामेंट के अटैक के बाद क्या देखा था आपने, वो भी बता दीजिए। चुप बैठे थे, आपको चुप रहना पड़ेगा, आप चुप रहिए भाई साहब। आप केवल आलोचना करने के लिए बैठी हैं, हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट, आप आलोचना के अलावा कोई बात नहीं कर रही। मैं नहीं बोल पा रही हूं ऐसे। पार्लियामेंट अटैक के बाद सोचिए ऐसे लोग जो बाकायदा, अच्छा सुनिए, आपका सवाल ले लिया शाजिया ने, आलोक जी आपका सवाल ले लिया, सब हमारे साथ है। आलोक जी आपका सवाल ले लिया शाजिया ने, सुनिए जवाब सुनिए। चाइना ओपनली कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिन लोगों ने आपको, अरे भाई, और आपकी चाइना से जिद्दी है, मेरी बात का जवाब दो ना, आपकी चाइना से जिद्दी है, जवाब दो ना, सीक्रेट जिद्दी का चाइना से भी क्या है, जो जिन पिन बटन दबाता है और यहाँ पे बोलते हो, बीजेपी को चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को चाहिए। अरे चुप कर कांग्रेसी। अरे नहीं, कपिल जी कपिल जी इस तरीके की भाषा नहीं, कपिल जी इस तरीके। अच्छा ठीक है, मैं रामकृपाल जी को लाता हूं, उनके आने से थोड़ा मामला गंभीर हो जाता है। रामकृपाल जी, अच्छा ठीक है, रामकृपाल जी वैसे आपको ये अपनी बात को नहीं मुझे अच्छा बात पूरी कर लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात खत्म। बोलिए शाजिया बोलिए। सरकार की बात, भाजपा की भी कुछ बात बोल लीजिए। कांग्रेस करने के अलावा कुछ नहीं आता आप लोगों को, जो कि कांग्रेस की आवाज है। सरकार क्या कर रही है उस पर बोलिए। है इसलिए तिलमिला गया, आलोक शर्मा तिलमिला गया,
क्योंकि वो पाकिस्तान परस्त इंसान है और यहाँ पे भी इंडिया के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए जरूरी था कि फॉलो करना। और अफजल गुरु के सुनिए, अफजल गुरु के शागिर्द, अफजल गुरु के आशिक आप लोग जो है ना कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, पार्लियामेंट अटैक की बात ना कीजिए और आप सीखिए। और इस वक्त कम से कम ये जो डोमेस्टिक, सुन लीजिए, हमने फांसी चढ़ाया, किस तरह से आप फांसी चढ़ाया, यासीन मलिक को गले भी लगाया था, तेरे कातिल जिंदा है, बता दो, कहलवाया, आधी बात मत बोला करो, वाले यासीन मलिक को गले भी लगाया था, वो लोग पहली डेट पे उनको बेल नहीं गया। अरे यासीन मलिक को गले भी लगाया था, ये नहीं बोलो ना, ठीक है, बात बोलो कि देखिए हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, 295 जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। कल पाकिस्तान अंदर से कितना टूटा हुआ है, बाहर से कितना टूटा हुआ है और हम इसे कितना तोड़ेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आज के मौजू में, आज के वक्त में अगर हम दोनों देशों की तैयारी देखते हैं तो आप पाकिस्तान को कहां खड़ा पाते हैं? अपने अंदर के देश की लड़ाई झगड़ा जो जिस तरीके से ये चल रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर पाकिस्तान से जंग होती है तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या एक मिनी पाकिस्तान हमें हिंदुस्तान में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, आपने बड़ा मौजूद सवाल किया है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, जितने भी हमारे मित्र प्रवक्ता यहाँ हैं, आज भारत में 140 करोड़ की आबादी में कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक हर आदमी इस बात से मतलब प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्दी करो, मारो। यानी लोग कह रहे हैं कि कब होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहाँ का अवाम सोच रहा है कि कितनी देर तक चले ये बात, कितना बाद में हो। अब आप इसी से दो चीज़ देख लीजिए, वहाँ की अवाम, वहाँ के हुक्मरान चाह रहे हैं कि यह टल जाए। तो एक देश के लोग इसलिए नाराज हैं कि अब तक क्यों नहीं मारा, और दूसरा देश ये सोच रहा है कि न मारे तो बेहतर है किसी तरह से टल जाए। अब इसमें जो हम आप कल मॉक ड्रिल होनी है हर देश की, चाहे हम युद्ध करें न करें, जो माहौल बना हुआ है उसमें सुरक्षा का उपाय, जैसा बोरा साहब ने कहा कि अगर हम ये मान के चलें कुछ नहीं होगा, हम जब भी किसी से टकराहट जाते हैं तो सुरक्षा हमारी और वो चेतना वो तो हमेशा होनी चाहिए। 71 के बाद पहली बार हो रही, मैं कहता हूँ दुर्भाग्य है। ये चीज़ें किसी भी कंट्री के लिए लगातार चलती रहनी चाहिए। और मैं सोच रहा था कि जब हमारे यहाँ इस बात पर सारी पार्टियों के बड़े नेता इस बात पर एक मत हैं कि वो सरकार के साथ हैं, तो हमें कुल मिला करके अतीत की गलतियां, मैं मानता हूं कोई ईश्वर नहीं होता, कोई भी सरकार रही हो, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। सवाल इस बात का है कि आज उसको उठा करके हमें यह देखना चाहिए कि हम देश के जो लोग हैं, हमारे सैनिक हैं, हम उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं या कहीं ना कहीं से सरकार पे तोहमत लगा करके हम अपने ही लोगों को एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए, छोड़िए यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दीजिए। मैं एक ही बात कहूँगा, फराज साहब हैं हमारे यहाँ, तो एक फराज की 2 लाइनें हैं, उन्होंने कही थी, मैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम फराज किदवई साहब की लाइन है। हाँ, नहीं फराज साहब की नहीं, अहमद फराज साहब की, अहमद फराज की लाइन है। मैंने कहा चूंकि फराज साहब हैं यहाँ, तो वो है कि बस इस सबब से कि तुझ पर बड़ा भरोसा था, गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। आज ऐसे मौके पर हम तो यही सोच रहे थे कि कम से कम हम एक सुर में बोलेंगे, क्योंकि देखिए मीडिया है, आप पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं, तो कम से कम जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तान में न हो तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात कही है अरविंद मोहन जी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारी देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी, हमारे देश में ही कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए, फिर एयर स्ट्राइक की जानकारी दी हमारी वायुसेना ने, सवाल पूछे गए कि एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ। क्या लगता है आपको, इस बार सेना के तीनों अंग ये सवाल पूछने का मौका हिंदुस्तान में किसी को नहीं देंगे? तैयारी ऐसी है? देखिए, तैयारियां हैं और तैयारियां और होंगी। मेरे ख्याल से अभी इतने पे भी अगर तुरंत
कल परसों के बाद कहीं एक्शन होता है तो वो भी मैं मानता हूं कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ें हैं और जितने मैटर इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग एटमी जंग का खतरा, उसमें काफ़ी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। मॉक ड्रिल उसका एक हिस्सा है। और मॉक ड्रिल का मतलब एक तो ये लगाया जा सकता है कि चीज़ें अब शायद बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन मॉक ड्रिल करने से एक दबाव सरकार के ऊपर भी आएगा। अगर सारा मुल्क कल सपोर्ट कर, पाकिस्तान पे आज दबाव दिख रहा है, कल अगर सारा मुल्क उठ के सरकार की योजना के अनुसार मॉक ड्रिल में हिस्सेदारी करता है और ये एक सक्सेसफुल एक ऑपरेशन अपने मुल्क के लेवल पे होगा, तो इसका दबाव फौज पे और सरकार पे भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि या तो सरकार ने तैयारी कर ली है एक्शन की, या फिर ये थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जितने पॉइंट इन्वॉल्व हैं इस लड़ाई में, विपक्ष तो कह रहा है कि देर हो गई, अब तक हो जाना चाहिए था। राफेल को क्या नींबू नहीं, अब विपक्ष आतंकवादियों ने तो जिस दिन हमला किया वो चाहते होंगे कि उसी दिन या अगले दिन एक्शन हो जाए, तो उनके कहने से थोड़ी एक्शन हो सकता है, या उनके कहने का मतलब तो उन्हीं के ट्रैप में फंसना होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। और विपक्ष और पक्ष की बात भी मुझे लगता है ये वार्म अप ही करते हैं, ये रोज टीवी डिबेट में ये आपस में वार्म अप ही करते हैं, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल अभी तक ऑफिशियली किसी का स्टैंड हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ नहीं गया है। जो बड़े भारी बना जिस तरह के बंटवारे टेररिस्ट और ये चाहते हैं कि कश्मीरी नॉन कश्मीरी, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान के लोगों के बीच, ये किसी किस्म का बंटवारा अभी तक दिखा नहीं है अपने यहाँ, बल्कि इतना ज़बरदस्त सपोर्ट और इतना ज़बरदस्त एक मत इसने बाकी चीज़ों को ढीला कर दिया है। कांग्रेस एक पोस्टर जारी करती है, अगले दिन वापस ले लेती है। एक पर्चा आता है कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, वो पर्चा भी कहाँ गायब हो जाता है उसका पता नहीं। तो ये लोगों का दबाव है असल में, और मुझे लगता है कि मॉक ड्रिल से वो दबाव सरकार पे और बढ़ेगा और जंग पास होना चाहिए। अगर ये फैसला हुआ है तो इसका मतलब है कि हम बहुत करीब हैं। जाहिर सी बात है। कपिल कुमार जी, अब मैं आपको ऑफिशियली लेके आता हूँ। अब तक आप अनऑफिशियली बोल रहे थे, ऑफिशियली आपको लेकर आता हूँ। सर, आप पता नहीं उस डिबेट में थे या नहीं थे। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान ने जीवन में कोई जंग जीती नहीं है, तो फिर आपके सैन्य अधिकारियों की छाती पर ये मेडल किस जीत के बदले आप लोगों को मिले हैं? तो उन्होंने कहा कि 71 की जीत के बदले मिले। मैं कि 71 में तो भारत जीता था, हम अपनी जीत सुनिश्चित भी नहीं हुए थे, है ना। तो पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 93,000 सैनिक जो हमारे युद्धबंदी थे वो हमने छुड़ाने में जीत हासिल की थी। जिस जमीन पर भारत ने कब्जा किया था हमने वो जमीन छुड़ाने पर सहमति हासिल की थी। ये इसे वो जीत की तरह लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 58 युद्धबंदी जो हिंदुस्तान के थे वो हमने नहीं छोड़े, तो कैसी जीत 71 में भारत की? तो पाकिस्तान की जीत थी। आपको लगता है कि अब भारत ऐसा जवाब देने वाला है जो पाकिस्तान बोलने के काबिल भी नहीं बचेगा? देखिए, भारत ने जवाब 65 में भी दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का ये निर्णय कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और लाहौर की तरफ बढ़ जाओ, उस छोटे से आदमी ने सारी दुनिया को चौंका दिया। मैं बहुत इज्जत करता हूं। नहीं 65 की बात मत कीजिए, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इस बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम युद्ध जीत जाएं और टेबल पे हार जाएं जैसे 71 में हारे थे। अगर मैं पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के शब्दों में बात करूं तो उसका यही कहना था कि युद्ध की भूमि में भले आप जीते थे लेकिन टेबल पर युद्ध के बाद मैं समझ रहा हूं आपका इशारा कहां है जी, कि वो भुट्टो ने कहा था मैडम आई एम इन योर हैंड्स। एक बात मैं आपको बता दूं, और मुझे कहने में कोई इसमें वो दो राय वो नहीं होती है कि अगर टेबल पे हमने इस युद्ध को जीत के हारा तो बीजेपी जिंदगी भर के लिए इस देश में खत्म हो जाएगी। सुन रहे हैं आलोक जी मैं क्या कह रहा हूं? आप बड़े आरोप लगाते हैं मेरे पे। आप जवाब सुन रहे हैं मेरा मैं क्या कह रहा हूं? आप आलोक जी आज बहुत संजीदा हैं, समझे आप, और मैं बहुत संजीदगी से इस बात को कह रहा हूं। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम पानी का बम उन पे छोड़ चुके हैं। आप देखिए 22 अप्रैल से लेकर के पाकिस्तानी सोए नहीं है रातों को। रात को 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उठ के। पार्लियामेंट बुलानी थी 5 तारीख को, तो भैया उस दिन रात को 12 बजे उठ के 2 दिन पहले क्यों इनके राष्ट्रपति वो ऑर्डर निकाल रहे हैं? या तो सवेरे करनी होती 6 बजे, तो रात को 12 बजे ऑर्डर निकाल देते। इनका हालात वो है जैसे वो बकरी को पिंजरे में बंद करके शेर के सामने रख दो ना, तो ये कांप रहे हैं।
और आज का जो युद्ध है आलोक जी, वो युद्ध खाली कन्वेंशनल AK-47 और टैंक का युद्ध नहीं रह गया है। आज युद्ध के बहुत सारे मोर्चे हैं। साइबर वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है। यूक्रेन तो सोशल मीडिया पर ही जीत गया था ना पहले, अपने वीडियो डाल डाल के। ओवरऑल ये सिचुएशन है। और एक बात भी और बताता हूं आपको, जो आपने एक सवाल पूछा था जी, कि देखिए 1950 से लेके और लगातार लगभग 2 लाख पाकिस्तानी भारत के अंदर प्रॉपर वीजा लेके आए और भारत में गायब हो गए। और मैं उसके लिए जानता हूं, मेरठ का अपने शहर का तो हाल में मैं जानता हूं कि गायब हो जाते थे, कैसे उन्हें गायब दिखाया जाता था, कौन दिखाता था, पैसे पुलिस क्या खाती थी, वो मुझे मालूम है। अब वो सामने आ रहे हैं निकल करके। उनमें से कितने स्लीपिंग एजेंट हैं, कितने क्या करेंगे। तो देखिए, सरकार के सामने कोई भी सरकार होती, आज चाहे इंदिरा गांधी भी होती, हर सरकार के सामने इस समय पहलू ये थे, एक पाकिस्तान से लड़ना और उसको ध्वस्त करना, और दूसरा ये कि उस जंग के अंदर मेरे देश का, मेरे नागरिकों का नुकसान कम से कम। ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए तैयारी कि हम पे फूड स्टॉक, कि अगर जंग चलती है तो हम पे फूड स्टॉक होने चाहिए। लकीली भारत के पास आज 5 साल के फूड स्टॉक है। पेट्रोल का हमारे पास पेट्रोल और डीजल होना चाहिए, पाकिस्तान की तरह नहीं जिसपे हवाई जहाज उड़ाने को भी पेट्रोल नहीं है। युद्ध के स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए हमारे पास। जनरल मैनेक्शा साहब ने भी आलोक जी इंदिरा गांधी से 6 महीने का समय मांगा था, जब इंदिरा गांधी जी ने बुला के कहा था कि बांग्लादेश पे हमला करना है। लकीली आज हमें वो 6 महीने का टाइम नहीं चाहिए, हम तैयार हैं उसके लिए। ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इस युद्ध को टोटलिटी के हिसाब से देखिए, और कम से कम आप इंडिविजुअल हो चाहे कोई हो, आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि जो अब आज का एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान की तरफ से, मैं उसको लाना चाहता हूं। उनका एक जर्नलिस्ट पॉडकास्ट में ये कह रहा है, उससे जब पूछा गया कि भारत पाकिस्तान की जंग होगी तो तुम क्या करोगे, तो कहता है कि मैं बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है उनको अपना सेक्स स्लेव बनाऊंगा। पागल हो चुके हैं पाकिस्तानी कपिल जी, और ये ख्वाब उनका कभी दूर दूर तक पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज की डिबेट में पाकिस्तान ने देख लिया होगा कि हमारा पूरा देश, विपक्ष, सरकार, सब, हमारी पूरी आवाम जो है वो पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए एक आवाज़ रखती है, और होकर भी यही रहेगा। बहरहाल सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, एक और मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Zee News.